अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सबसे पहले जिक्र 10 तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे 10 तक। सियासी मैदान में -1 की गूंज, ये शोर कहां से उठा, -1 की हवाएं क्यों चल पड़ी, ऑपोजिशन माइनस के फॉर्मूले से लाइल, फिर हुकूमती बेंचों में ये बाज़गश्त क्यों है, हुकूमत को 3 बड़े खतरात क्या हैं, क्या हुकूमत ने मुल्क का वकार मजरू किया, ये तमाम तर सवालात आज के 10 तक में उठाएंगे। आटा, चीनी, बिजली और गैस आम आदमी की पहुंच से दूर, आवाम के सामने महंगाई का कोहे हमालिया खड़ा हो गया। 1 करोड़ नौकरियों के वादे मगर नौकरियों पर कुल्हाड़े। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम क्यों है, इसका तायुन भी आज के 10 तक में करने की कोशिश करेंगे। और फिर वसीम अकरम प्लस का पंजाब, जराइम की शरह में इजाफा, लाहौर औरतों के लिए महफूज ना रह सका, जराइम बढ़ने की वजूहात क्या हैं, वजीर आला पंजाब शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम क्यों हैं, ये सवाल भी आज के 10 तक का हिस्सा बनाएंगे। मुल्क की सियासी उफक पर -1 की गूंज है। चोर चोर और डाकू डाकू की सदाएं फिर से आम हैं। कौन माइनस हो रहा है और किसे प्लस किया जा रहा है, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ये सवालात अब जोर पकड़ते जा रहे हैं। मगर सवाल तो ये भी है कि ये सवाल उठाए किसने। क्या ऑपोजिशन -1 चाहती है? क्या ऑपोजिशन खुद को प्लस करना चाहती है? क्या ऑपोजिशन हुकूमत गिराना चाहती है और खुद इक्तदार में आना चाहती है? इसका जवाब बज़ाहिर ना में है, क्योंकि -1 की बात ऑपोजिशन नहीं बल्कि खुद हुकूमत कर रही है। कुर्सी जाने की बात भी ऑपोजिशन नहीं बल्कि खुद कुर्सी वाले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मामले में क्या कहते हैं, उसकी एक झलक है। किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। अब वज़ीर आज़म ने एक ऐसे वक्त में -1 की बात की है जब हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए वोट दरकार थे। इत्तेहादियों की नाराजगी का सामना था, ऑपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर टफ टाइम दिया जा रहा था। सवाल पैदा हुआ कि -1 की बात क्यों की गई। क्या वज़ीर आज़म को ऑपोजिशन की जानिब से कोई खतरा था? क्या पार्टी अहदेदारान और इत्तेहादियों की नाराजगी ने उन्हें खौफजदा कर रखा था? हालांकि बड़ी ऑपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून तो -1 के फॉर्मूले से कतई तौर पर लाइल निकली है। ऑपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक उनकी जानिब से ऐसी कोई बात की नहीं गई और न ही वो इस मामले पर सोच विचार भी कर रहे थे। -1 सिर्फ इमरान खान के ज़हन में है। ये जब वज़ीर-ए-आज़म परेशान होता है कि मेरी हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है, तो इनके भी वही कैफियत है। पहले कहा चॉइस नहीं है, अब -1 आ गया है, तो ये -PTI ही होता मुझे नजर आ रहा है। अब माइनस नालायक होगा, एक हवाई किस्म के हुक्मरान आ गए थे जिनको ना तजुर्बा था, जिन्होंने बर्बादी की है। अब इनके जाने का वक्त आ गया है और अपनी नाकामी देखकर इनको अब डरावने ख्वाब आ रहे हैं। -1 ऑपोजिशन ने नहीं कहा, ये खुद को माइनस करने के जो इनके कारनामे थे, इन्होंने खुद को अपने कारनामों से माइनस किया है, अपनी करप्शन से माइनस किया है, अपनी नाअहली से माइनस किया है। इमरान खान साहब, उनके वज़रा और उनकी हुकूमत की नाकस तरीन कारकर्दगी उन्हें वहाँ छोड़ के आएगी जहाँ से सियासत में वापसी मुमकिन नहीं होती। हमने तो कुछ कहा नहीं, खुद ही वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि -1 होगा, नहीं होगा, हुआ भी तो फिर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। यानी -1 होने के इम्कानात हैं, इसकी तस्दीक खुद वज़ीर आज़म की तकरीर ने की। कौम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह कौम मुतमईन नहीं हुआ करती। मेरे ख्याल में यहाँ पर अब दरमियानी रास्ते इख्तियार करने की कोई अब जगह नहीं रही। वाज़े तौर पर या हुक्मरानों के साथ खड़ा होना होगा या पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा, इस बीच में कोई जगह नहीं। अपोजिशन कह सकती है, खुद हुक्मरान ये कहे कि हमारे पास 5 या 6 महीने हैं, ये उनके ज़हनी शिकस्त खुर्दगी की बात है। फिर अगले दिन कहे कि खबरदार अगर किसी ने -1 की बात की। कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं मेरी कुर्सी मजबूत नहीं है, ये अल्लाह की लेन देन है, जो अल्लाह देता है तो देता है, ले लेता है तो ले लेता है। अब सवाल ये है कि वो ऑपोजिशन जो मौलाना के धरने से लेकर चेयरमैन सेनेट और फिर चेयरमैन सेनेट से लेकर बजट पास कराने तक खुद को मुत्तहिद नहीं कर सकी, वो भला कैसे हुकूमत गिरा सकती है? मगर फिर भी हुकूमत खुद को गैर महफूज क्यों समझ रही है? अगर हुकूमत को ऑपोजिशन से खतरात लाहक नहीं तो फिर खतरा कौन है? इसका जवाब है कि हुकूमत को खुद हुकूमत से खतरा है। ऑपोजिशन की जानिब से भी इसी तरफ इशारे दिए जा रहे हैं। आम इंतखाबात 2018 के बाद PTI के पास अददी अक्सरियत नहीं थी, मगर हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों से राब्ते हुए। BNP बेंगल, जमहूरी वतन पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करके हुकूमत बनाई गई। मगर आज वही इत्तेहादी हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं। BNP बेंगल राहें जुदा कर चुकी है, जमहूरी वतन पार्टी तबले जंग बजा चुकी है, मुस्लिम लीग काफ समेत MKM के तेवर भी बदले बदले से हैं। यानी इत्तेहादी जमातों से इख्तलाफात और उनके मसाइल का हल ना होना हुकूमत के लिए पहला बड़ा खतरा है।
अब बात करते हैं हुकूमत को दरपेश दूसरे बड़े खतरे की। तो हुकूमत का दूसरा बड़ा खतरा खुद हुकूमती वज़रा और वज़ीर आज़म के बयानात हैं, जिनसे ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी हमारी जग हसाई हो रही है। वज़ीर आज़म अमरीका गए, तवक्को थी कि मुल्क के माशी मसाइल हल होंगे, सिफारती महाज पर कामयाबी मिलेगी, लेकिन उन्हें तो अमरीका में भी नवाज शरीफ के एसी की फिक्र लाहक रही। अपने दीरीना दोस्त चीन के पास पहुंचे तो पाकिस्तान में करप्शन पर भाषण दे दिया। गल्फ रियासतों का दौरा किया तो करप्ट सियासतदानों को पकड़ने का वादा करते दिखाई दिए। वज़ीर आज़म के दौरों से मुल्क को फायदा होने की बजाय नुकसान उठाना पड़ा। मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया ने पाकिस्तान की सफारतकारी पर बात करने की बजाय मुल्क में करप्शन पर खबरें छापी। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के रफ़ीक़ खास और गुलाम सरवर खान के बयानात ने तो मुल्क पर जैसे कयामत ही ढा दिए। जिस तरह हॉलीवुड के विलन होते हैं, पाकिस्तान के विलन बॉलीवुड के, मेरा मतलब वो हैं वो लोग जो हमारे मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से वो पैसा बाहर भेजते हैं। They thought that their taxes were wasted by the government. It was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite. जो मर्जी करना करें, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना मैं। So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail openly। एक हुआ जी उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% डाल, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक। अब ये खुद हुकूमती बयानात है जिनसे मुल्क की साख मजरूह हो रही है। हुकूमत को दरपेश तीसरा बड़ा खतरा काबीना में बैठे गैर मुंतखब अफराद हैं, जिनके मफादात का टकराव हुकूमत और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। ना सिर्फ हुकूमत को नुकसान हो रहा है बल्कि मुल्क को इसका नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म की काबीना 51 रुकनी काबीना है, जिसमें कुल 20 गैर मुंतखब अफराद हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में खुद वफाकी वज़रा भी नहीं जानते हैं। इन गैर मुंतखब लोगों ने हिदायत के बावजूद भी असासाजात की तफसीलात जमा नहीं कराई हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से मफादात के टकराव पर बार बार बयानात दिए जाते रहे हैं, लेकिन उनकी काबीना में रज़ाक दाऊद, जुल्फ़ी बुखारी, नदीम बाबर, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा समेत मुतअद्दिद गैर मुंतखब अफराद के हवाले से मफादात के टकराव की खबरें आती रही हैं। गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पावर डिवीजन नदीम बाबर ने अपनी पावर कंपनीज़ का एतराफ़ किया था। आज वज़ीर आज़म ने नदीम बाबर से कलमदान वापस ले लिया है, लेकिन क्या जब तक ये गैर मुंतखब अफराद कौम के सामने एतराफ़ नहीं करेंगे तब तक अपने मफादात हासिल करते रहेंगे? वज़ीर आज़म इन गैर मुंतखब अफराद के असासे क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्या दोस्तियों और ताल्लुकात की बुनियाद पर मुल्क का मफाद दाव पर लगाया जाता रहेगा? तहरीक इंसाफ वादा तो करके आई थी कि खसारे में चलने वाले तमाम कौमी अदारों को नुकसान से निकालकर फायदामंद बनाएंगे, लेकिन सब कुछ उलट हो रहा है। PIA को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श क्या बनाना था उसको बंद ही कर दिया गया। रेलवे का खसारा भी कम करने का वादा किया, लेकिन इस इदारे का खसारा भी पहले से बढ़ गया है और हादसात में भी मजीद इजाफा हुआ है। ख्वाब तो ये भी दिखाए थे कि पावर सेक्टर में भी इस्लाहात लाएंगे और करप्शन खत्म करके सर्कुलर डेट का खात्मा करेंगे, लेकिन अमलन इसका उलट हुआ है और सर्कुलर डेट जो पहले 1200 अरब रुपए था अब बढ़कर तकरीबन 1900 अरब तक जा पहुंचा है। डॉलर 168 रुपए का हो गया है। कर्जे पिछले 71 सालों के मुकाबले में पिछले 2 साल से भी कम अरसे में 40% बढ़ चुके हैं और खतरा है कि तहरीक इंसाफ के 5 साला दौर में ये डबल हो जाएंगे। गुज़श्ता 22 माह के दौरान मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। टैक्स के अहदाफ भी पूरे नहीं हो सके हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से जिस भी मामले की तहकीकात कराई जाती हैं उन्हीं के अपने ही साथी इसमें मुलव्विस होते हैं। यानी अगयार संगबारी करे तो कोई गम नहीं, मगर जब हर आने वाला पत्थर अपने ही दोस्तों से मुलाकात कराए तो दुख होता है। इस वक्त हुकूमत को एक जानिब दोस्तों की जानिब से खतरे हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन की मानी खेज खामोशी भी खतरे की घंटी बजा रही है। सवाल पैदा होता है कि हुकूमत इन खतरात से निपटने के लिए क्या पॉलिसी अपनाएगी, हिकमत अमली क्या है हुकूमत के पास? हुकूमत के लिए बड़ा नाराज इत्तेहादी हैं, गैर मुंतखब अफराद हैं, या फिर अपने ही बयानात हैं? और फिर हुकूमत की जानिब से खुद ही -1 का फॉर्मूला क्यों दिया जा रहा है जब ऑपोजिशन को इस बारे में मालूम नहीं है? हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोज़ब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल शोज़ब साहब आपके वक्त के लिए। ये चाय की प्याली में तूफान है या वाकई तूफान है,
हुकूमत बेहतर बता सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन तो -1 से बिल्कुल लाइल में है। और यकीनन अगस्त फोरम के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने -1 की बात की है तो उनके पास कोई इत्तलात होंगी। ये इत्तलात वज़ीर आज़म को किसने दी कि -1 की स्ट्रैटेजी पर ऑपोजिशन गामजन है? ये लाइन बन गए हैं क्योंकि जो डिबेट होती रही ड्यूरिंग बजट, उसमें बिलावल साहब की एक स्पीच है जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि साबिक सदर जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में गिलानी साहब को हटा के जब राजा अशरफ साहब को लाया गया था तो उसका उन्होंने रेफरेंस दिया और साथ -1 की बात भी की। और उसी तरह की सदाएं और जो बाज़गश्त है वो सुनाई देती रही जब जितना अरसा बजट का सेशन चलता रहा। लेकिन उनकी मासूमियत के मैं सदके जाऊं कि जैसे ही बजट पास हुआ वो लाइल हो गए सारी बातचीत से। नहीं, लेकिन कमल चौधरी साहब, ऑपोजिशन तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर यकीनन वो तो काम करती है, कॉन्स्पिरेसीज तो होती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिनके पास लोग मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मौजूद हैं, तहकीकाती इदारे हैं, वो बताते हैं वज़ीर आज़म को कि किस वक्त कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसको यकीनन ऑपोजिशन हवा दे रही है, आप इसको लाइट ले, इसको लेट गो करना है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वाकई सीरियसली लेना है। तो इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म को पता है कि कुछ सीरियस हो रहा है, इसीलिए उन्होंने पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि -1 में कोई हकीकत है। तो इसका मतलब वाकई कोई हकीकत है? देखिए, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर वजीर आजम ने बात की थी उसका यही मतलब था कि इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये बिल्कुल एक फ्यूटाइल किस्म की गुफ्तगू है, ना ऐसा कुछ हो रहा है ना होने जा रहा है। पार्लियामेंट से पहले भी जब रात को उन्होंने इशाया दिया था जिसको सबने कवर किया और आपके चैनल ने सबसे ज्यादा कवर किया, तो उस वक्त भी उन्होंने ये बताया था कि ये हुकूमत इंशाल्लाह ताला अपना बकाया टाइम जो 3 साल 2 महीने वो भी पूरा करेगी और अपने जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पे इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए भी हम वोट लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो फिर मैडम, पहले कोरोना है, फिर शुगर स्कैंडल है। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दे रहे थे उनके लिए ये क्लियर पैगाम था कि आप कोई काम कंस्ट्रक्टिव करें और खाली ये हवाई जहाज जो कागज के बना के उड़ा रहे हैं ना कॉन्स्पिरेसीज के, ये बंद कर दें, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन वजीर आजम के इस बयान के बाद मामला तो मजीद संजीदा हो गया है। देखिए, पहले कोरोना है, फिर शुगर स्कैंडल है, फिर वीट स्कैंडल है, फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पायलट स्कैंडल है, यानी स्कैंडल्स दर स्कैंडल्स। उसके पास फिर बयानात हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बयानात मामला को मजीद बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं? देखिए, मामला तो वाकई बहुत संजीदा हो गए और अब आपने देखा कि वो जो चिड़ियों का चंबा था जो तैयार बैठा हुआ था, उर्फ आम में हम चिड़िया का चंबा कहते हैं और उर्फ आम में लोग अक्सर उनको तोते कहते हैं, वो अब उड़ के पंछी दूसरी तरफ आना शुरू हो गए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ऑपोजिशन बिल्कुल इस मूड में नहीं है। बजट भी पास हो जाता है, वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट हो वो भी कामयाब नहीं हो पाती है, दीगर पार्लियामान के अंदर मामला तो ऑपोजिशन बिल्कुल डिवाइडेड दिखाई देती है, संजीदा नहीं दिखाई देती। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि हुकूमत के जो अपने बयानात हैं, वो वफाकी वज़रा के बयानात हो, मुशीरों के बयानात हो या फिर खुद वज़ीर आज़म के बयानात हो, ये मामलात को हवा देते हैं और फिर यूं लगता है कि वाकई कुछ सीरियसनेस है मामले में और को -1 या फिर कुर्सी जाने का अंदेशा है। खुद बयानात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उसको मुश्किल में फंसा देते हैं। देखिए, जहाँ तक जी वज़ीर आज़म के बयानात की बात है, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर बयानात दिए। उनको उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर बयान किया जाए तो कोई शक व शुबा पीछे रहता नहीं है। उन्होंने क्लियर बताया कि हम अपने नजरिए पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी को कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला और हुकूमत अपनी टर्म इंशाल्लाह पूरी करेगी। और जो हमारे साथ एलाइज हैं, हम उनकी जितनी जायज डिमांड्स हैं वो जरूर उनके साथ पूरी करेंगे। बाकी जहाँ तक काबीना से भी कोई ऐसा इस तरह के बयानात आए नहीं है। बिल्कुल ठीक है, देखिए फवाद चौधरी का सिर्फ मामला नहीं है ना, अली मोहम्मद खान साहब ये कहते हैं, वज़ीर आज़म ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस -1 की बात करते हैं और वो कहते हैं कि अगर माइनस हो भी गया तो और जो लोग आएंगे वो भी इनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि -1 का मतलब माइनस डेमोक्रेसी है। तो सिर्फ फवाद चौधरी का मामला नहीं है, दीगर कैबिनेट के जो लोग हैं जिनको हम कॉम्पिटेंट समझते हैं वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अली मोहम्मद खान ने कहा डेमोक्रेसी, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी को आए हुए सिर्फ 22 महीने हुए। यहाँ सारा फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स होती रही और डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों का इस्तेसाल किया गया। जहां तक आपने -1, मैं तो इसको एंडोर्स ही नहीं करी। वजीर आजम ने एक बात क्लियर की है सबको, जो उसी फ्लोर पे बातें होती रही, बयानात आते रहे, उसी को उन्होंने क्लियर किया कि यहाँ ऐसा ना हो रहा है ना होने जा रहा है। पीटीआई का मतलब है इमरान खान। तो यही तो कह रहा हूँ मैडम, इसकी जरूरत क्या थी फिर इस बात करने की, इस गैर संजीदा सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिक्र ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करने की जरूरत क्या थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम पाकिस्तान को? कोरोना का
हाउस ही इस किस्म की थ्योरीज फ्लोट की जाती है, इसलिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही उसका जवाब देना पड़ता है। ऑगस्ट हाउस में तो कोई संजीदा बात होनी चाहिए ना। बात करते हैं बिलावल साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बयान करते हैं, उनके सारे पीछे जो बैठे हुए हैं वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये ख्वाहिशात का इजहार करें, इसलिए फ्लोर ऑफ द हाउस ही वजीर आजम को आके जवाब देने की ये ऑपोजिशन का इस्तेहकाम के ऑपोजिशन कॉन्स्पिरेसीज तो करती है हमेशा से। उसी फ्लोर ऑफ द हाउस, उसी हाउस ने उनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, इसीलिए उस हाउस में खड़े होकर उन्होंने अपने पूरा जो इख्तियारात है और अपना जो कॉन्फिडेंस हाउस का था वो दिखाया है कि मेरे साथ मेरी पूरी पार्टी भी खड़ी है और एलाइज भी खड़े हुए। तो इसलिए आप इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये तो वो सांप निकल गया लकीर पीटने वाली बात है, आप भी इससे बाहर आ जाए। अच्छा, अब ये कंवल चौधरी साहब मुझे ये बताए कि ये जो मुशीरों वाला मामला है खास तौर पे, क्योंकि वफाकी वज़रा भी जो है उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं नॉन इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर, और आज ही अभी खबर थोड़ी देर पहले की नदीम बाबर साहब से पावर डिवीजन का कलमदान वापस लिया गया है। बहुत अरसे से हम ये कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जिनकी अपनी जो है वो कंपनीज हैं और वो उसी सेक्टर के अंदर जो है वो हुकूमत को भी सर्व कर रहे हैं। तो अब लगता है कि ख्याल आ रहा है कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि इन लोगों को सेपरेट करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अलहदा रखना पड़ेगा, फिर ही इस्लाहात हो सकेंगी। पहले तो मैं आपको बता दूं जी, एक आपके चैनल से भी और चंद और से भी ये फेक न्यूज बहुत चलती है। नदीम बाबर साहब को जरा चेक कर लें कि उनके पास पावर का कलमदान पहले था भी सही, जो आप लोगों ने खबर चला दी है। उनके पास पावर का कभी कलमदान नहीं था, उनके पास एनर्जी सेक्टर का कलमदान है। दूसरी बात, अच्छा, मेरा ख्याल है मैडम इसको आप भी चेक कर लीजिएगा, पावर डिवीजन का कलमदान है और अभी नोटिफिकेशन ये आया है कि पावर डिवीजन का कलमदान वापस ले लिया गया है और जो नए साहब अपॉइंट किए गए उनका नाम भी सामने आ गया है। और गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम के अंदर नदीम बाबर साहब ने जी पहले से मौजूद है, वो कोई नए नहीं अपॉइंट हुए हैं, वो भी पहले नदीम बाबर साहब ने एक चैनल पे टॉक शो के अंदर एतराफ भी है, मेरी 8 कंपनीज है, 3 ऑपरेशनल है, बाकी नॉन फंक्शनल है, ये एतराफ भी सामने आया उनका। जी ये कोई मुजरिमाना एतराफ नहीं है, इसलिए कि उस आईपीपी के साथ पिछले 15 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो हमारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के तौर पे हुए हैं, वो पीटीआई ने आके नहीं किए, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने हैं। दूसरी बात मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो जितने फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो तो ऑलरेडी अपने कलमदान लेके बैठे हुए हैं, और ऐसे पीएम रखना ये वजीर आजम को कॉन्स्टिट्यूशन ये ताकत देता है। आपको अगर प्रॉब्लम है या ऐवान से भी ऐसी आवाजें उठ रही थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लें, चेंज कर लें, और वजीर आजम से तमाम आने वाले वजीर आजम ये प्रॉब्लम कंवल चौधरी साहब हमें नहीं है। देखिए, जब इस्लाहात की बात होती है तो फिर अपने गिरबान में झांकना पड़ता है, आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है, करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत होती है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि क्या करेक्टिव मेजर्स यानी ये चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात है कि घर से शुरू होगा इस्लाहात का मामला या नहीं होगा? देखिए, इस्लाहात उस वहां होती है ना जहाँ पे कोई जरूरत होती है जी। वफाकी काबीना को चूज करना विदिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स दिए हुए हैं उसमें आपको रिफॉर्म करनी है तो फिर तो वो ऐवान ने करनी है, वो वजीर आजम ने नहीं करनी। उनको जो राइट्स मिले हुए वो उसको सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जिनको तकलीफ है वो ऐवान में ले आए, कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर ले, आने वाले तमाम वजीर आजम से ये इख्तियार ले लें। दूसरी बात ये कि जहां जहां रिफॉर्म्स होनी है तो जो आपने जिक्र किया था, स्कैंडल आ गया, फलाना स्कैंडल आ गया, फलाना, वो स्कैंडल नहीं आए हैं, वो रिफॉर्म्स ही आने लगी हैं और एक जोश के साथ ही रिफॉर्म्स आती हैं, क्योंकि जब चीजें चेंज होनी शुरू होती हैं तो स्टेटस को बहुत सख्त प्रॉब्लम भी होती है और एग्जिस्टिंग माफिया को भी बहुत तकलीफ होती है। ये उसी तरह ही है जो उर्फ आम में कहते हैं कि गंडोए के ऊपर नमक सुटो ना तो वो तड़प जाए, ये वो वाले जोश है जो आपको अब नजर आ रहे हैं और वही ठीक होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवल जोसेफ साहिब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल जोसेफ हमारे साथ मौजूद थी। और अगर हुकूमत वाकई करेक्टिव मेजर्स के लिए, इस्लाहात के लिए संजीदा है तो फिर होश से ज्यादा, यकीनन जोश से ज्यादा होशमंदी से फैसले करने की जरूरत है। इस वक्त अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब के साथ, ये क्या मामला है? यानी एक तरफ तो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक या -1 की बातें, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अपने अरकान जो है वो हुकूमती बेंचेस से मिल रहे हैं जाके, तो इसके पीछे वजूहात क्या है, क्या रीजन है सर? रीज़न ये है कि ये 6 अरकान जो पहले भी मिले थे 1-2 दफ़ा, ये वही अरकान हैं। इनका को हुकूमत के साथ ये मुआहदा तय पाया है कि इनके हल्के के जो काम हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं, आपको पता है तब्दीली हुकूमत है और स्टेटस को तोड़ने आई है, तो SHOs की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, गली नाली के फ़ंड जो हैं, उस हवाले से इनकी मुलाकात ही अपनी पर्चियाँ लेके गए थे। और इनको लास्ट टाइम भी शो कॉज पार्टी ने किया था, मगर इन्होंने 6 में से 5 अरकान ने लिख के दिया कि जी हमारे छोटे मोटे काम होते हैं, इस सिलसिले में हमारी मुलाकात थी। तो इस सिलसिले में जो पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप है पंजाब का, जो सीनियर मेंबर्स पे उसकी कॉम्पोजिशन है, वो मिलेगा और वो ऑब्वियसली इनके फ्यूचर के हवाले से कोई फैसला ज़रूर करेगा।
मगर बुज़दार साहब की हुकूमत जब भी खतरे में आती है, जब भी उनको लगता है कि मेरा पॉलिटिकल कद जो है वो थोड़ा सा सफर कर रहा है या मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही, तो वो एक ऐसी मीटिंग करके फोटोशूट करवा लिया करते हैं। कोई एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको डिसिप्लिनरी एक्शन अफोर्ड कर सकते हैं अपने अरकान के खिलाफ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो डिफेक्शन क्लॉज है ना रेहान साहब, वो ये कहता है कि जब वोटिंग होगी सिवाय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के, ये खुफिया राय शुमारी से होता है, इसके अलावा जितनी वोटिंग है वो डिवीजन ऑफ हाउस से है, शो ऑफ हैंड से है। उसमें अगर कोई पार्टी के डिसीजन के खिलाफ जाएगा या गैर हाजिर भी होगा तो वो उसका तरीकेकार दर्ज है कि वो डिस्क्वालीफाई होगा, अपनी सीट लूज कर जाएगा। तो वो इंशाल्लाह कोई इस तरह की बात है नहीं, मगर ये भरपूर कोशिश के बावजूद ये वही 6 अरकान है जो पहले दिन बुज़दार साहब के पास। बिल्कुल ठीक है, ये डार्क ग्रुप है, इस हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। तारा साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर शिकवा किया कि ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें ताउन नहीं कर रही हैं। अब क्या ऑपोजिशन वाकई मुत्तहिद नहीं है, सेम पेज पे नहीं है एक बार फिर से? देखिए, मौलाना साहब के साथ एक अच्छा राब्ता है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों पार्टियों के, हमारी लीडरशिप की उनके साथ बड़ी कुर्बत है और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जितनी स्ट्रेटजी बनती है मौलाना असद के साथ, उनके बाकी अरकान के साथ, वो मिल के बनाई जाती है। तो अभी भी जो प्रोटेस्ट हुआ था इशारा दस्तूर पे पार्लियामेंटेरियंस का, उसमें भी उनकी जमात शरीक थी, मीडिया टॉक भी उन्होंने की। तो मौलाना साहब के साथ ऑब्वियसली उनके गिले शिकवे हैं, बट वो दूर किए जाएंगे, ऑपोजिशन मुत्तहिद है। और देखिए, एक बात पे तो सबका इत्तेफाक है कि जो हालात इस मुल्क में पैदा कर दिए हैं, जो मईशत के हालात हैं, जिस तरह आटा, पेट्रोल, दवाइयाँ, चीनी गायब है और जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, गवर्नेंस का कोई हाल नहीं है, PIA को इन्होंने तबाह कर दिया है, तो इनका जाना जो है वो ठहर गया है। और मैं समझता हूं कि इनका कोई जवाब नहीं रहा हुकूमत के लेकिन इस बावजूद हुकूमत पार्लियामान के अंदर तो बड़ी सक्सेसफुल, बड़ी कामयाब दिखाई देती है। वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने का मामला हो, वो मौलाना का धरना ही क्यों ना हो, और फिर बजट पास कराने का मामला हो, तो हुकूमत पार्लियामान के अंदर तो बड़ी कामयाब है, वहां पर ऑपोजिशन की एक नहीं चल रही। देखिए, बात यह है कि इनको 172 वोट चाहिए थे, ये कोविड का बहाना करें या जो भी करें, इनको 160 वोट पड़े हैं। और इमरान खान साहब बड़े आदम बेजार शख्सियत के मालिक हैं, उनको इशाया देना पड़ा और एक एक सीट पे जाके सलाम दुआ करना पड़ी। वो इसके कायल नहीं है जिंदगी के अंदर, वो चंद लोगों में रहना पसंद करते हैं और वो भी उन पे भी अपनी राय मुसल्लत करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ऑपोजिशन की कामयाबी है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आए, वहां पे तकरीर भी की, हाउस को इस काबिल समझा। आजकल वो हाउस से स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर उनको वो समझते हैं कि हाउस से स्ट्रेंथ ड्रॉ करनी है और वहां से वो ताकत ले रहे हैं। जिस पार्लियामेंट पे किसी वक्त लानत भेजा करते थे और उसके गेट थोड़ा करते थे, तो बड़ा ट्रांजिशन है। और दूसरी बात यह है कि जो 172 वोट चाहिए थे वो तो पूरे नहीं हुए। BNP मेंगल अलग नाराज है, चौधरी ने अपना अलग इशाया दिया हुआ था। अभी आपने देखा फवाद चौधरी साहब ने थोड़ी सी बात परवेज लाई साहब पे की, मोनिस लाई साहब ने उसका जवाब दिया। तो उनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, उनके अपने मामला बड़े गंभीर हैं। लेकिन अगर आप ये फील कर रहे हैं कि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है, तो फिर जैसे बिलावल भुट्टो साहब स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करेगी या फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई मूव चलाई जाएगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है इस तमाम तर मामले को लेकर? देखिए, इस पे जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का टेलीफोनिक रब्ता शहबाज शरीफ साहब से भी हुआ और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रेस टॉक भी उनके साथ बैठ के की बतौर पार्लियामानी लीडर। तो एक APC जो है उसका प्रपोजल ज़ेरे गौर है और उस APC में मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुश्तरका लाहे अमल देगी, एक लाहे अमल देगी जो काबिले अमल होगा और इंशाल्लाह आपको ये मुत्तहिद ही नजर आएगी। और मेन मसला पाकिस्तान के एक आम शहरी का है, एक आम शख्स का है। वो जो इमरान खान साहब कहा करते थे ना कि जो 20,000 किसी की जेब में है वो अब 15,000 रह गया है, तो उसका अब 6,000 रह गया है क्योंकि महंगाई भी है, आपकी पॉलिसी भी फेल है। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे। नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि APC होने जा रही है और हो सकता है कि सक्सेसफुल भी हो। अगर आप APC में जाते हैं तो आप क्या आपकी सजेशन क्या होगी कि क्या होना चाहिए, किस मॉडल को फॉलो करना चाहिए? क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, नए इंतखाबात के हवाले से को मूव करेंगे, या स्पीकर वाले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव के पीछे चलेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सजेस्ट कर रही है वो पॉसिबल मॉडल क्या होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो प्रपोज करेगी? देखिए, अभी जो एक ओवरऑल थिंकिंग है और एक थॉट प्रेवलेंट है वो तो नए इंतखाबात के हवाले से है कि जब भी हो, वो चाहे एक ट्रांजिशन का पीरियड हो उसके बाद हो,
मगर इस मुल्क के मसाइल का हल अब नए इंतखाबात के साथ ही जो है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट सेटअप है, जिस तरीके से एक नेगेटिव सेंटिमेंट अटैच हो गया है और मईशत तबाह हो गई है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है, तो जब तक नए इलेक्शन शफाफ तरीके से नहीं होंगे ये मसाइल उस तरह से हल नहीं हो सकते। ये एक राय है, बट ऑब्वियसली जो एक मुश्तरका लाहेमल तय होगा तो इंशाल्लाह उसके साथ ही जाएंगे और बैठ के जो मामला आपने क्या टाइमलाइन सेट की है, क्या देख रहे हैं आप आने वाले जैसे 6 महीने क्रूशल कहे जा रहे हैं, आप ऑपोजिशन क्या टाइमलाइन देख रही है जिसके मुताबिक जिसको फॉलो करें? 6 महीने वाकई इसलिए क्रूशल हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कोई बेहतरी नहीं आ रही मामलात में। गवर्नेंस जो है वो इतनी बुरी कभी भी नहीं थी इस मुल्क के अंदर। पीआईए के साथ जिन्होंने किया है हाल ही में, बगैर कार्रवाई किए, बगैर कोई चीज क्लियर किए, एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई इन्होंने करवाई है। कोई भी मामला इनके कंट्रोल में नहीं है, जिस चीज को हाथ डालते हैं वो चीज खराब होकर रह जाती है। चीनी और आटे का स्कैंडल हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। पेट्रोल का जिस तरह मामला हुआ, रातों रात पेट्रोल आ भी गया, कीमतें भी बढ़ गई, ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी को नवाज भी दिया गया, उनसे कोई जुर्माना भी नहीं लिया गया। तो हम समझते हैं कि ये हर गुजरते दिन के साथ जो है वो हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये 6 महीने का टाइम फ्रेम एक डिस्कशन जरूर है और ये हुकूमती अराकीन की तरफ से भी है। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं 6 महीने में परफॉर्मेंस एवेल्युएट करूंगा अपने कैबिनेट मेंबर्स की। तो हर गुजरते दिन के साथ कोई हालात में बेहतरी नहीं आ रही। जितना टाइम गुजरेगा वो उतना समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देना चाहिए। अब आप इसी हक में है कि हुकूमत को मजीद वक्त ना देना चाहिए, एक दिन भी नहीं देना चाहिए जी, क्योंकि ये बिल्कुल एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी के नुकसान में बात जा रही है और मुल्क को ये दिवालिये के करीब ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी से अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। कॉमनर के इशूज़ में किस कदर इजाफा हुआ है, बेरोजगारी कितनी बड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, कॉमनर क्या सोच रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अपने सर्वे के नताइज का ऐलान किया है। सर्वे के नताइज ने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सर्वे में 27% अफराद ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा जाहिर कर दिया है और 24% अफराद तहरीक इंसाफ के हामी हैं। 10% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने के हक में राय दी है। इसी तरह सर्वे में शरीक अफराद में से 23% ने बेरोजगारी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया और 21% ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया है, जबकि 14% ने कोरोना और 11% ने कारोबार में कमी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया है। नए माली साल के बजट से 52% अफराद गैर मुतमईन है और सिर्फ 21% अफराद मुतमईन है। 57% अफराद चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, जबकि 29% नई हुकूमत चाहते हैं। 27% का ख्याल है कि मुल्क की मसाइल शहबाज शरीफ हल कर सकते हैं और 22% का ख्याल यह है कि पाकिस्तान के मसाइल इमरान खान ही हल कर सकते हैं। अब सियासतदानों को कुर्सी इक़्तिदार, जबकि गरीब आवाम को तख्ता-ए-दार की फिक्र है। आम आदमी को -1, -2, 3 या फिर 4 से ज्यादा भूख सता रही है। आम आदमी का मसला सियासत और सियासतदान नहीं बल्कि रोटी, रोजगार और घर बार है, ना कि कुर्सी इक़्तिदार। महंगाई किसे कहते हैं, अफराते ज़र क्या है, आम आदमी की मुश्किल क्या है? यकीनन जब अशिया आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो जाए, क़ुव्वत खरीद से बाहर हो जाए, बेबस हो जाए आम आदमी, तो मामलात महाल हो जाते हैं, गुजर बसर मुश्किल हो जाता है। इदारा शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमती दावों की कलई खोल दी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून 2020 में महंगाई 8.59% तक पहुंच गई, जबकि मई में यह शरह 8.2 थी और जून 2019 में महंगाई की शरह 8% थी, यानी बतदरीज महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात का कहना है कि माली साल 2019-20 में महंगाई की शरह 10.74% रही। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि जून में सालाना बुनियाद पर शहरी इलाकों में आलू 72%, दाल मूंग 71%, दाल माश 46%, अंडे 44%, दाल मसूर 34%, गंदम का आटा 24%, मसाला जात 29%, घी 24%, टमाटर 13.9%, कुकिंग ऑयल 20%, जबकि फर्नीचर का सामान 10% महंगा हुआ। इसके अलावा एक साल में गैस 54% महंगी हुई, जबकि एक साल में तामीराती सामान की कीमतों में 12% इजाफा हुआ। सीमेंट की कीमत में इजाफे के हवाले से भी आज खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत आटा है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में गंदम की पैदावार में खुद कफील मुल्क में आटा भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। आज हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। सिर्फ जून के महीने में आटे की कीमतों में मुसलसल 3 बार इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 4 हफ्तों में 20 किलो आटे के थैले पर 31% इजाफा हुआ है। 810 से 1070 रुपये का हो गया, 1000 का हिस्सा क्रॉस कर गया है, जबकि पंजाब की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 किलो आटे का थैला 1000 का हिस्सा क्रॉस कर गया है। गुज़श्ता 21 माह में ओपन मार्केट में गंदम के आटे की कीमत में 65% इजाफा हुआ है।
आटे के 20 किलो थैले पर 430 रुपए इजाफा देखा गया है। हालांकि मुल्क के महकमा खुराक के हुक्काम ने गंदम का वाफर जखीरा तकरीबन 6.9 मिलियन मेट्रिक टन रखा है। आटे का 20 किलो का थैला सितंबर 2018 में 640 रुपए था। यह एक्स मिल्स की कीमत है। इस वक्त सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में 1050 रुपए से 1070 रुपए तक का है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कीमत 1100 रुपए से 1150 रुपए है। जबकि आटे की कीमतों में गुज़श्ता 4 हफ्ते के दौरान 30% से ज़ायद इजाफा हुआ है और ये 810 रुपए से 1070 तक जा पहुंची है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आम आदमी के सामने महंगाई का एक कोहे हमालिया खड़ा कर दिया गया है, जिसे अबूर करना मिडिल क्लास पाकिस्तानियों के लिए मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। माजी में तो महंगाई की वजह हुक्मरानों की करप्शन को करार देते रहे। वो क्या कहते रहे, उसकी एक झलक आपको दिखाता है। जब हुक्मरान करप्शन करता है, वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। वजीर आजम के यही बयानात आज ऑपोजिशन उन्हें याद करा रही है और बता रही है कि किस तरह आम आदमी के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। मगर शायद आम आदमी के मसाइल का हल ऑपोजिशन के पास भी नहीं है, क्योंकि मसाइल गंभीर से गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और नाअहली है, यानी इनकॉम्पिटेंस है। इस मनसूबाबंदी में नाकामी के बायस जब जब वजीर आजम ने किसी मामले में मुदाखलत की है, इसका नतीजा आम आदमी को भुगतना पड़ा है। वजीर आजम ने आटा बहरान का नोटिस लिया, आटा मार्केट से गायब हो गया। रिपोर्ट सामने आई तो आटा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। वजीर आजम ने महंगी चीनी पर छड़ी घुमाई तो रिपोर्ट में अपनों के नाम आए, मगर चीनी की शरह में तेजी से उसकी कीमत में इजाफा होता गया। हुकूमत ने तेल सस्ता करके कौम पर एहसान अजीम किया कि बड़े सगीर में इस वक्त सबसे कम कीमत तेल की पाकिस्तान में है, लेकिन मुल्क से तेल गायब हो गया। जो ही तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो आम आदमी को वाफर मिकदार में डीजल और पेट्रोल मिलने लगा। वजीर आजम ने IPPs के मामले का नोटिस लिया, इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया, लेकिन मीर रियासत के उनके साथ ताल्लुकात खराब हो गए और IPPs को सब्सिडीज देकर जान छुड़ाना पड़ी। इसके बावजूद शहरों और देहातों में तवील लोड शेडिंग जारी है। PIA इंक्वायरी का मामला तो अभी तक गर्म है। इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की गई है, लेकिन ताहाल इसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार में आते ही खिदमात के शोबे को निशाना बनाया। प्राइवेट सेक्टर से लाखों अफराद बेरोजगार हुए हैं, मगर अब सरकारी शोबे में भी मुलाजमतें खत्म की जा रही हैं। आलमी बैंक के साथ राइट साइजिंग के समझौते की वजह से वफाकी हुकूमत ने 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 तक की हजारों आसामियों को खत्म करने के अमल का आगाज कर दिया है। इस वक्त वफाकी हुकूमत में 6,80,000 आसामियां मंजूर शुदा हैं, लेकिन इसमें से 80,000 से जायद 1 साल से जायद अरसे से खाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन PTDC ने ऑपरेशंस बंद करने और मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया है। PTDC ने अपने शुमाली ऑपरेशन बंद करने और मुलाजमीन को फारिग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत मुल्क भर में 30 से जायद PTDC मोटेल्स बंद कर दिए गए हैं। PTDC ने एक झटके में 400 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया है, यानी बैक जुम्बिश कलम हुकूमत ने सयाहत का शोबा ही दाव पर लगा दिया है। माजी में वजीर आजम सयाहत के शोबे के हवाले से क्या कहते रहे हैं, सबसे पहले वजीर आजम का वो शॉट आपको सुनवाता है। जुल्फी बुखारी में देख रहा हूँ ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिस तरह आप साउथ ऑफ फ्रांस की टूरिज्म प्रमोट करने जा रहे हैं। एक बार फिर वजारत सयाहत के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। वजीर आजम के दावों और ऐलानात के बावजूद भी इस पर अमल नहीं किया गया। वजीर आजम ने सयाहत का शोबा अपने इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त जुल्फी बुखारी को दिया। उन्होंने इब्तिदा में सयाहत के फरोग के लिए बुलंदोबांग दावे किए, लेकिन वजीर आजम खुद उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने तकरीब के दौरान ही इसका बरमला इजहार भी किया, लेकिन सवाल उठने लगा कि पाकिस्तान की सयाहत से नावाकिफ फर्द को इस शोबे का मुख्तार कुल क्यों बना दिया गया है। ये सवाल मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि हमारे हेड्स ऑफ स्टेट को नहीं पता कि पाकिस्तान में किस तरह की अल्लाह ने खूबसूरती दी हुई है। मुशीर सयाहत से पूछा गया कि कोई एक ऐसी जगह बताएं पाकिस्तान में जिसको विजिट करना चाहिए है, तो मुशीर सयाहत ने इसका जवाब देने से हिचकिचाहट का महसूस की और कुछ वक्त मांगा कि मैं सोच कर बताऊंगा। अब ये सूरत हाल है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में नाकामी, करोड़ों नौकरियों के दावों की जगह बेरोजगारी, गुर्बत, अफलास और भूख के डेरे। हुकूमत के 22 माह यकीनन अवाम के लिए इंतहाई सब्र आजमा गुजरे हैं। इस वक्त हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो मामलात पर संजीदगी से गौर करे। नौकरियां छीनने की बजाय रोज़गार के मौके पैदा किए जाए। महंगाई को काबू में रखने के लिए मौसम बनाई जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो सर्वे के नताइज, जिस सर्वे का हमने इब्तिदा में जिक्र किया है, वो यकीनन ख़तरनाक भी हो सकता है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे वसीम अकरम प्लस के पंजाब में जराइम की शरह क्यों बढ़ रही है। वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइनर्स का किरदार अदा करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सराखों पर बैठाया जा रहा है, पाकिस्तान में मेडिकल स्टाफ माशरती रवैये से नाला है। अब कॉलेजेस के शहर, बागों के शहर, जिंदा दिलान के शहर और पाकिस्तान के कल्ब यानी शहर लाहौर में इंसानियत सोजी का एक दर्दनाक वाकया पेश आया है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में क्लिनिक पर काम करने वाली खातून कंपाउंडर को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। जिनसे दरिंदों ने लड़की से उसका पर्स, तलाई जेवरात और नकदी भी छीन ली, जबकि उसके हमरा मौजूद डॉक्टर मोहम्मद अनवर पर तशद्दुद किया गया और उससे भी कीमती सामान छीन लिया गया। मैं इस वाक़े पर बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि वसीम अकरम प्लस के पंजाब में ऐसे वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं। डकैती, चोरी और राजनी के वाक़यात, तशद्दुद और कत्ल गारत की खबरें, जिनसी ज़्यादती की शिकायत आम होती जा रही हैं। वसीम अकरम प्लस पंजाब में अमन व अमान पर तवज्जो देने की बजाय IG की तब्दीली पर गौर करते रहे। वसीम अकरम प्लस की पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल गुज़श्ता साल के मुकाबले में जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रवा साल के पहले 5 माह में 63,324 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल के इसी असना के दौरान ये शरह 52,000 के करीब थी। रवा साल डकैती और राजनी की 1387 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। गुज़श्ता साल इसी अरसे में डकैती की 1075 वारदातें रिकॉर्ड हुई। रवा साल के पहले 5 माह में 20 गाड़ियां और 203 मोटरसाइकिलें छीनी गई, जबकि गुज़श्ता साल के पहले 5 माह में 2,837 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी हुई। रवा साल सिर्फ लाहौर में 327 मर्दों खवातीन को अगवा, जबकि 8 खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। 2019 के पहले 5 माह में 265 अगवा, जबकि गैंग रेप की 4 वारदातें भी पेश आ चुकी हैं। यह है वसीम अकरम प्लस का पंजाब, जहां दूध की नहरें बहाने के दावे किए गए हैं, जहां पुलिस रिफॉर्म्स के नारे लगाए गए, लेकिन आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे को बदअमनी, अफरा तफरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला है। यूं महसूस होता है कि वसीम अकरम प्लस आज भी मराहिल से गुजर रहे हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।